आज का लेक्चर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर बेस होगा और ये पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 8 होगा। हम यूपीपीसीएस टारगेट 2024 का पॉलिटी की सीरीज हमने ये स्टार्ट की हुई है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में होता है। उसके बाद में ये लोग हर साल दिसंबर मंथ में अलग अलग जगह मिलते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में होता है। 1885 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। जब ये हर साल अलग अलग शहरों में मिलते हैं तो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रखते हैं। तो इनकी जो डिमांड थी, हालांकि ये डिमांड ऐसी नहीं होती कि एक रेजोल्यूशन निकाला और फिर दूसरा रेजोल्यूशन निकाला तो पिछले रेजोल्यूशन की डिमांड को ये भूल गए। ये अपनी जो पिछली डिमांड थी उसको कैरी करते थे। तो इनकी एक डिमांड ये थी कि आप जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उनमें रिफॉर्म लाए। उनमें रिफॉर्म क्या लाएं? एक तो उनको एक्सपेंड करें, उनका दायरा बढ़ाएं। दूसरा, आप जो गवर्नर जनरल है उनके अंदर मेंबरों को नॉमिनेट करता था, तो इन्होंने बोला आप नॉमिनेट मत करो, आप उनको इलेक्शन के थ्रू भेजो। तो इनकी ये डिमांड, और भी डिमांड थी इनकी, बस मैंने जो आज का जो लेक्चर होगा वो एक्चुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या रिफॉर्म है उससे ही रिलेटेड होगा। तो इनकी इस बात को मान लिया गया है। हालांकि इलेक्शन शब्द का यूज नहीं किया गया था, लेकिन अंग्रेज बहुत तेज होते थे, वो काफी सारी चीजें को बहुत सोच समझ कर करते थे। तो अब हुआ क्या, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर मॉडर्न आज की डेट में जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। तो उस टाइम पर हम बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस ऐसा रोल प्ले कर रही थी। और जो आज के जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ मेकिंग बॉडी है, मध्य प्रदेश में लॉ मेकिंग बॉडी है, सिक्किम में लॉ मेकिंग बॉडी है, अरुणाचल प्रदेश में लॉ मेकिंग बॉडी है। तो उस टाइम पर भी लॉ मेकिंग बॉडी होती थी, लेकिन सभी जगह नहीं होती थी। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और आउथ, आउथ का मतलब आज का जो यूपी, यहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी होती थी। और ये लॉ मेकिंग जो बॉडी होती थी, इनमें काफी ज्यादा लोग नहीं होते थे, बहुत कम लोग होते थे। आज आज की डेट में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो इन्हीं में रिफॉर्म करने की बात जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उठाई थी। तो सबसे पहले तो ये बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सभी लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, इनका आप दायरा बढ़ाए। तो सरकार ने इनकी बात मानी। इन्होंने बोला ठीक है, दो टाइप के मेंबर होंगे इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक तो होंगे मेंबर जो होंगे यहाँ पर, दो टाइप के मेंबर्स होंगे, ये बहुत जरूरी है समझने का। एक तो होंगे ऑफिशियल्स, एक होंगे नॉन ऑफिशियल्स। नॉन ऑफिशियल्स, ये नॉन ऑफिशियल्स होगा, इनको एडिशनल मेंबर भी बोलेंगे कि भाई एडिशनल मेंबर्स भी होंगे। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होंगे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, तो इन नॉन ऑफिशियल मेंबर के अंदर जो एडिशनल मेंबर्स होंगे, यहाँ पर इनका दायरा धीरे धीरे बढ़ा। इनका दायरा यहाँ से 10 से 18 के बीच में बोला गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे वो 10 से 16 के बीच में होंगे। अब ये जो 10 से 16 के बीच में नॉन ऑफिशियल मेंबर या एडिशनल मेंबर होंगे, इनको भेजेगा कौन? देखिए, कुछ तो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, जो गवर्नर जनरल होता था वो नॉमिनेट करेगा कुछ मेंबर को, और कुछ जो मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक ये जैसे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी एक मेंबर को इलेक्ट करके भेजेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ऐसे ही बंगाल, मद्रास, ऐसे ही बंगाल। तो ये एक एक मेंबर, यानी इस टाइम जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जिनको इन प्रेसिडेंसी ने, 5 प्रेसिडेंसी ने नॉमिनेट करके भेजा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो केवल 5 ही मेंबर थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग कर दी थी। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बिहाफ पर, मान लो कोई पर्सन है या बहुत सारे लोग होंगे, तो ये किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करके उसको लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर भेजते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पर इस जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो ऐसे ही इसमें 5 मेंबर भेजे गए अलग अलग,
काउंसिल सर, 5 ही काउंसिल थी और सबसे नहीं भेजे गए थे क्योंकि उस टाइम पर प्रोविंशियल काउंसिल ज़्यादा नहीं होती थी। तो सरकार ने इनकी ये बात मान ली और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी इसमें ये बोला गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनकी जो नंबर है वो 8 से ज़्यादा नहीं होगा, 8 ही होगा। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर 20 होंगे, बंगाल के अंदर भी 20 होंगे और जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर 15 होंगे और अवध के अंदर भी 15 होंगे। तो यहाँ पर ऐसी मतलब ये जो लॉ था ये पूरी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिफॉर्म करने के बारे में था। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इस एक्ट ने इनकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इन्होंने डिमांड करी थी कि आप इलेक्शन के थ्रू भेजो, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, लेकिन बात भी मान ली। कैसे? इन्होंने इलेक्शन शब्द का यूज कहीं भी नहीं किया, लेकिन जो मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, बंगाल प्रेसिडेंसी होगी, वहां से एक एक मेंबर आया था इलेक्ट होकर। और वो उसका जो इलेक्शन था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब उसमें आम जनता लोग, आम जिनकी एज 18 या 18 साल से ज्यादा थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके अंदर पार्टिसिपेट किसने किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर एक टाइप के इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम था वो स्टार्ट हो चुका था। और आप ये बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक शुरुआत हो चुकी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लॉ के अंडर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इन ये जो प्रेसिडेंसी थी, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसी थी, इसके अंदर भी दो टाइप के मेंबर होते थे, एक तो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। तो हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल की। तो नॉन ऑफिशियल के अंदर एक तो जो लोकल बॉडी होती थी, लोकल बॉडी का होगी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होगी, जमींदार हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, यूनिवर्सिटीज होगी, ये लोगों को अपने लोगों को इलेक्ट करके भेजेगी इन प्रेसिडेंसीज के अंदर। तो समझ रहे हो आप? दो जगह यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हो रही थी। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन अपने लोगों को भेजेगा, ये बॉम्बे, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी। और इन जो प्रेसिडेंसी थी इसके अंदर भी लॉ मेकिंग जो बॉडी थी, इनके अंदर अपने लोग कौन भेजेंगे? ये भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेगा, म्यूनिसिपैलिटीज भेजेंगे, जमींदार भेजेंगे और यूनिवर्सिटीज वाले भेजेंगे कि भाई आप जाओ हमको रिप्रेजेंट करो, आप जो स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी है वहां पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में या इलेक्शन जैसा शब्द यूज नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट जो इलेक्शन है उसका इनडायरेक्टली यूज हुआ था यहाँ पर। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा जो एक तो रिफॉर्म यही हो गया कि उसके अंदर एक्सपेंशन, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनका एक्सपेंशन। दूसरी बात हुई थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनको थोड़ी पावर दी जाए। पावर किस टाइप की दी जाए? कि भाई ये बजट डिस्कस कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस है, एक तो लोअर हाउस, एक है अपर हाउस। तो लोअर हाउस के अंदर जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा के अंदर बजट को डिस्कस किया जाता है और वहां पर वोटिंग भी होती है। मान लो कोई प्रोविजन ऐसा है जिसमें वोटिंग होगी और मेजोरिटी से ये कहा गया है कि उस प्रोविजन से हम सहमत नहीं, उसको कट कर दिया जाए, तो उसको कट कर दिया जाता है। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो बजट होता है उसको डिस्कस तो किया जाता है, लेकिन वोटिंग नहीं होती है। तो किसी भी प्रोविजन को कट या आप ऐड नहीं कर सकते हो। राज्यसभा केवल बोल सकती है भैया आप ऐसा कुछ कर लो, वो तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो माने या ना माने। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो ये बोला गया इन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो कि आप बजट तो डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आप कोई वोटिंग नहीं कर सकते हो। वोटिंग का मतलब कोई कहने लगे कि मेजोरिटी में ये आ जाए, ऐसा पक्ष निकल के आ जाए कि नहीं नहीं भाई आपको इतने पैसे किसी भी प्रोविजन के लिए बढ़ाने चाहिए या इस प्रोविजन को कट कर देना चाहिए, इतने इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसा कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। और एक तो ये हुआ। दूसरा कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे मेंबरों को अधिकार ही नहीं था कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सको। तो ये इस एक्ट के अंदर जो 1892 में आया था, इसके अंदर ये दो बड़े एक सुधार हुए। और यहाँ पर जो मॉडरेट को क्रिटिसाइज करते हुए एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ये बोलते हैं कि उनसे कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आपको जो है इंडिया जो जैसा ये रिफॉर्म था, क्योंकि इस रिफॉर्म से इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश नहीं थी, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई रिफॉर्म नहीं था कि ये लोग खुश हो जाएं। इंडियन नेशनल काउंसिल एक्ट 1882 से इंडियन नेशनल कांग्रेस खुश नहीं थी। तो इसी बात को
जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उसने क्रिटिसाइज किया था मॉडरेट को। इन्होंने ये बोला था कि जो पॉलिटिकल राइट है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ना कि अंग्रेजों को आपको जो आप पेटिशन करते हो, उनके सामने प्रेयर करते हो कि हमको ये राइट दे दो, उनके सामने प्रेयर, उनको परसुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है? ये राइट ऐसे नहीं मिलते, आपको अंग्रेजों पर प्रेशर, स्ट्रांगली प्रेशर डालना पड़ेगा। तो ये बात बहुत अच्छे से बाल गंगाधर तिलक ने उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए, जो मॉडरेट थे उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए कोट की थी। आपको ये जो कोटेशन है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कि आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हो अगर कहीं ये बात आती है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको क्रिटिसाइज कर सके, तो ये